नमस्कार। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 6 दो संस्मरण इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के जो लेखक है वो है संजय सिन्हा। इनका परिचय इस प्रकार है। आपका जन्म 1946 पटना बिहार में हुआ। परिचय: संजय सिन्हा जी विगत 30 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आपकी कहानियाँ, संस्मरण आदि अनुभवजन्य हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। प्रमुख कृतियाँ: 6.1 रिक्टर स्केल उपन्यास है आपका। समय संस्मरण संग्रह। गद्य संबंधी हम जानकारी हासिल कर लेंगे। प्रस्तुत प्रथम संस्मरण पक्षियों के प्रतीक लेकर मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करने तथा दृढ़ निश्चयी होकर सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को दर्शाता है। यहाँ पर हम बच्चों जान लेंगे कि संस्मरण का अर्थ है स्मृति या यादें। इस संस्मरण में सिन्हा जी ने नेतृत्व के गुण, उसकी जवाबदेही को स्पष्ट किया है। दूसरे संस्मरण में पारिवारिक रिश्तों, संबंधों के महत्व को दर्शाया गया है। किस तरह लेखक के परिवार ने अपरिचितों को सहजता से आश्रय दिया, सहायता की, वह आज के समय में अनुकरणीय है। यहाँ पर दो संस्मरण दिए हैं और इसीलिए इस पाठ का नाम दो संस्मरण दिया गया है। अब हम इस पाठ के कठिन शब्द जान लेंगे। शब्द संसार: रफ्तार अर्थात गति, इंसानी अर्थात मानवीय, यकीन का मतलब है विश्वास, ज़हन का समानार्थी शब्द है समझ या बुद्धि। इस पाठ के मुहावरे इस प्रकार है। संकट से दो हाथ करना, इसका मतलब होता है मुकाबला करना। पत्थर की लकीर होना अर्थात पक्की बात होना। इस पाठ में एक कहावत भी है, कर भला तो हो भला। इसका अर्थ है परोपकार से अपना उपकार होना। तो इस तरीके से इस पाठ में शब्द संसार अर्थात समानार्थी, मुहावरे और कहावत है। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। दो संस्मरण, इसमें का पहला संस्मरण है हंस और आदमी। आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? ज़रूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेज़ी अक्षर वी के आकार में ये उड़ते चले जा रहे होते हैं। अगर हम बच्चों हंसों को देखते हैं, जब हम आसमान में उड़ते हुए उनको देखते हैं तो एक वी आकार में वे उड़ते हुए आपको हमेशा नज़र आएंगी। जब मैं छोटा था और सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में घर की छत से कभी हंसों की ये उड़ान दिख जाती तो मैं हैरान रह जाता। ऐसा लगता मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफ़ेद पंखों में लिपटकर हवा में तैरते चले जा रहे हैं। और जो लेखक वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब इन हंसों को देखता था और इतना अनुशासन देखकर मैं हैरान रह जाता था। ऐसा लगता था कि जो सफ़ेद सिपाही है वो बिल्कुल पंक्तिबद्ध रूप से चले जा रहे हैं। मेरे मन में ढेरों सवाल उठते। आखिर ये इस तरह वी आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहा है? बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से चला जा रहा है? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है? कौन है इनका निर्देशक? और इस तरीके से अलग अलग प्रश्न जो है लेखक के मन में आते थे। बहुत से सवाल लेकर जब मैं माँ के पास आता तो माँ मेरा सिर सहलाती, कहती कि ये मानसरोवर के राजहंस है। और माँ उसको बताती थी लेखक को कि ये राजहंस है। तो ये सारे हंस तो जो इस तरह एक गति से उड़ते हैं उसका क्या मतलब हुआ? ये आपस में रिश्तेदार हैं। सबसे आगे वाला उनका नेता होता है, वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है। उसके पंखों को बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी होती है।
सामने आने वाले खतरों को वह पहले पहचानता है। वह हवा को काटता है। उसके बाद बाकी के हंस हवा को काटते हुए चलते हैं और अपने से पीछे उड़ने वाले हंसों के लिए वह उड़ान को आसान बनाते चलते हैं। माँ कहती, लेकिन माँ, सबसे आगे वाला ज़्यादा मेहनत करता है और सबसे पीछे वाले के लिए रास्ता आसान बनाता चलता है, ऐसा क्यों? उससे उसे क्या फ़ायदा? मैंने कहा ना कि ये रिश्तेदार है। ये जानते हैं कि कर भला तो हो भला, मतलब अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद खुद ही हो जाएगी। इसलिए ये एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं। ये बहुत दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं। ये एक बार में 10 घंटे उड़ सकते हैं। और ये जो पक्षी है वो एक घंटे में करीबन एक बार में 10 घंटे तक पे उड़ सकते हैं। मतलब काफ़ी देर तक ये इनमें क्षमता होती है कि ये उड़ सकते हैं। 10 घंटे? हाँ बेटा, कई बार उससे भी ज़्यादा। और माँ कहती है कि सिर्फ 10 घंटे नहीं, लेकिन कई बार तो उससे भी ज़्यादा ये उड़ सकते हैं, अधिक दूरी ये तय कर सकते हैं। इनमें सबसे आगे वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है। फिर जब वह थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला उसकी जगह लेने पहुंच जाता है। मतलब बहुत ही अनुशासित तरीके से यह हंस अपनी उड़ान भरते हैं। सबसे सामने वाला जो है बहुत मेहनत करता है, क्योंकि काफ़ी सारी हवा काटते हुए उसे आगे बढ़ना होता है। और ये सहायता वो करता है दूसरे जो हंस पीछे है उनके लिए करता है। ऐसे ही सारे हंस उड़ते हुए अपनी अपनी जगह बदलते चले जाते हैं। और माँ लेखक को बताती है कि जो मानसरोवर के जो राजहंस हैं वे अपनी जगह बदलते हैं। मैंने बताया ना, सबसे आगे वाला नेता होता है और वह दूसरे हंसों के लिए उड़ान को आसान बनाता हुआ अपने पंखों से हवा को काटता चलता है। पीछे वाले को कम मेहनत करनी होती है, सबसे पीछे वाले को और कम। इस तरह ये बीच हवा में ही सुस्ताते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए हज़ारों मील का सफ़र तय कर लेते हैं। और माँ बताती है कि एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे को आराम का मौका देते हुए अपनी जो रफ्तार है उसमें बराबरी बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते हुए काफ़ी सारा समय उड़ने के बावजूद थकते नहीं हैं। और सुस्ताने का जो स्थान है वो उनका आसमान में ही होता है। उड़ते उड़ते ही वे सुस्ताने लग जाते हैं और हज़ारों मील का सफ़र तय करते हैं। माँ फिर मुझे हंसों की ढेर सारी कहानी सुनाती, बताती कि हंस मोती खाते हैं। हंसों के पास नीर क्षीर अलग करने का विवेक होता है। वे दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। और जो माँ है वो बताती है कि हंस किस तरीके से काम करने में सक्षम होते हैं कि वो इतने मेहनती होते हैं कि वो नीर और क्षीर को भी अलग कर सकते हैं। एक बार एक शिकारी ने किसी हंस को मार दिया, तो कैसे सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया। शिकारी ने सिद्धार्थ से जब अपना शिकार मांगा तो उन्होंने कैसे उसे समझाया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है। और फिर मैं उन हंसों के साथ उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता। और यहाँ पर आपको ये जान लेना है सिद्धार्थ की कहानी कि एक शिकारी था जिसने हंस का शिकार किया, उसे तीर से मारा और वह जब झटपटाता हुआ जब नीचे गिर गया तो शिकारी ने तो अपना कार्य कर लिया, उसने शिकार कर लिया, हंस को मारा। लेकिन जो सिद्धार्थ नाम का जो एक उत्तम व्यक्ति था, जो सिद्धार्थ था, उसने क्या किया, उस हंस को उठाया, तीर निकाला और उसके ज़ख्म को उसने पोंछा और एक पट्टी बांधी। अर्थात उसने क्या किया, उस हंस की जान बचा ली। अगर सिद्धार्थ तीर नहीं निकालता तो वो
हंस मर सकता था, लेकिन सिद्धार्थ ने क्या किया? तीर निकाला और उसे बचाया। तो इसमें कौन महान हुआ, शिकारी या सिद्धार्थ? बिल्कुल सिद्धार्थ, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और फिर वो हंस उड़ने लगा, क्योंकि उसका जो इलाज है वो हो चुका था और वो अब बेहतर महसूस कर रहा था। मेरे पंख तब कमज़ोर थे, लेकिन मुझसे आगे वाला हंस मेरे लिए उड़ान को आसान बनाता चला जाता। तो जो आगे वाला हंस है वो बहुत मेहनत करता है और उसकी सारी मेहनत पीछे वाले हंस के लिए होती है कि वो आसानी से उड़ सके, क्योंकि पीछे वाले जो हंस है उनको थोड़ी मेहनत कम लगती है, क्योंकि हवा का कटाव उन्हें ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी मेहनत जो सामने वाला हंस है वही करता है। मेरे हिस्से की मेहनत वह करता है और हम साथ साथ आसमान में बहुत दूर उड़ते चले जाते हैं। और इसी तरीके से जब आगे वाला मेहनत करता है तो निश्चित ही उड़ान बहुत दूर तक हो सकती है, क्योंकि आगे वाला क्या कर रहा है, निस्वार्थ रूप से वो दूसरों की मदद कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिद्धार्थ ने उस हंस की जान बचाई। और जो जितने भी हंस है जब उड़ते हैं तो वो वी आकार में उड़ते हैं, ताकि जो उनकी रफ्तार है सही रूप से बनी रहे, हज़ारों मीटर की यात्रा वे तय कर सके। कई मील वे जाते हैं और एक साथ उड़कर जाते हैं। मेरे मन की उड़ान में सबसे आगे वाला हंस पिताजी की तरह लगता है। और लेखक कहते हैं कि हाँ, हमारा जो परिवार भी वो भी वैसा ही है कि जो उड़ान है उसमें ऐसा लगता है कि पिताजी एकदम सामने वाले हंस है, जो सारी बातों को, सारी समस्याओं को हल करते चले जाते हैं। फिर माँ, और वो कहते हैं कि हो सकता है उसके पीछे वाला जो हंस है वो कौन है? लेखक के अनुसार पिताजी सबके लिए रास्ता बनाते चले जाते हैं। वे सभी संकटों से दो हाथ करके सामने दीवार बनकर खड़े रहेंगे। और जैसे हंस थे दूसरों के लिए रास्ता बना रहे, वैसे ही जो किरदार निभाते हैं पिताजी कि वो भी अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं और रास्ता बनाते जाते हैं। पहले दादी जी ने पिताजी के लिए रास्ता बनाया होगा, अब पिताजी दादी जी के लिए बना रहे हैं। यह परिवार है। और वाकई में बच्चों ऐसा ही होता है कि जो क्षमता है, जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं इंसान तो उनकी क्षमता कम हो जाती है, और इस तरीके से जो परिवार के जवान बच्चे हैं या माता पिता है वो उस स्थान पर आते हैं और उनके लिए अब वो रास्ता बनाते हैं। पिताजी थक जाएंगे तब माँ आगे हो जाएंगी, फिर चाचा जी आगे हो जाएंगे, और उड़ते उड़ते मैं भी तो बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं आगे हो जाऊंगा। और लेखक कहते हैं इस तरीके से परिवार जो है दिन प्रतिदिन एक एक करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ता जाएगा। मैं पिताजी से कहूँगा कि आप आराम कीजिए, मेरे पंख सबके पंखों को आराम देंगे, मेरे पंख सबको साथ लेकर उड़ेंगे। और लेखक की यही इच्छा है कि मैं भी अपनी जिम्मेदारी को निभाऊं और जो मजबूती होना चाहिए वैसी मजबूती में लाऊं, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबको हंसों के बारे में बताऊंगा कि आदमी भी चाहे तो ऐसे साथ साथ बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। एक दिन मैं बड़ा हो गया, बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी ऐसा कहाँ होता है। वह एक बार आगे हो जाता है तो सिर्फ अपने लिए सोचने लगता है, उसे पीछे वाले की चिंता नहीं होती। और लेखक कहता है कि जैसे हंस एक दूसरे को मौका दे रहे थे आगे आने का, लेकिन इंसानों में ये बात कभी भी नहीं होती, वो एक दूसरे को मौका नहीं देती। कई बार पीछे चलने वाले भी आगे निकलने की होड़ में उस अनुशासन को तोड़ देते हैं। कई बार तो अपने पंखों से दूसरों के लिए हवा काटने की जगह उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। और लेखक जो इंसान है उनकी फितरत बता रहे हैं, उनका स्वभाव बता रहे हैं। माँ तो कहती थी कि भगवान के बनाए सभी जीवों में आदमी सबसे बुद्धिमान होता है, लेकिन मुझे तो हंस बुद्धिमान लगते हैं। सबको साथ लेकर उड़ते हैं, एक दिन में 10 घंटे उड़ते हैं, हज़ारों मील उड़ते हैं। सबसे कमज़ोर हंस भी उनके साथ उड़ लेता है।
आदमी ऐसा कहाँ करता है। अब माँ नहीं है, होती तो पूछता, माँ इन हंसों को रिश्तों का पाठ किसने पढ़ाया। और लेखक बार बार कहते हैं कि जो हंस है उन्होंने क्या किया, अपनी उड़ान को पूरा किया, और उन्होंने उड़ान पूरी करते करते इस बात को बताया कि किस तरीके से वे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और बुद्धिमानी से वे एक दूसरे को मौका भी दे रहे हैं। लेकिन जो इंसान है वो ऐसा नहीं करता। जब उसके पास एक कामयाबी आ जाती है, जब उसके पास एक ओहदा आ जाता है, जब उसके पास में धन दौलत आती है या फिर बड़ी मकाम वो हासिल कर लेता है, तब वो जो उनसे छोटे लोग हैं उनको वो भूल जाता है, उनको वो स्वीकार नहीं करता। जो उसने सोचा होगा कि मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भी परिवार की देखभाल करूँगा, लेकिन वक्त आता है तो वही इंसान अपने वायदे से मुकर जाता है। और इस तरीके से बहुत सुंदर रीति से हंस और मनुष्य के बीच की जो अलग अलग जो बातें हैं वो लेखक ने सिद्ध की है। जो बच्चों, इस पाठ में हम स्वाध्याय आपको दे रहे हैं, और जो स्वाध्याय है आपको लिखना है सहकारिता ही जीवन है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। सहकारिता अर्थात एक दूसरे की मदद करना। यहाँ पर जैसे हंसों ने एक दूसरे की मदद किया और हज़ारों मील का जो सफ़र है वो तय कर लिया था। अगर वो एक दूसरे की मदद नहीं करते तो इस मंजिल को तय कर पाना ही मुश्किल था। तो अगर हम इंसान हैं तो हमें भी उनसे सीख लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में सहकारिता की भावना को अपनाएं। और इस तरीके से जब हम सोचते हैं कि दूसरे मेरी मदद करें, तो सबसे पहले हमें पहल करना पड़ेगा कि हम उनकी मदद करें, हम उनका सहकार्य करें, हम उनकी सहायता करें। और इस तरीके से जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तो हम ही नहीं, लेकिन हमारा परिवार भी उन्नति करेगा, साथ साथ हमारा समाज उन्नति करेगा। अगर समाज उन्नति करता है तो देश उन्नति करेगा, और देश के साथ साथ सारा संसार भी उन्नति कर सकता है। तो हमको अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के बारे में हमको सोचना चाहिए, मदद करना चाहिए। और इस तरीके से हमें जो हंस है उनसे सीख लेना है कि किस तरीके से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार सामने वाला हंस थक जाता है तो पीछे वाला आकर उसे आराम देता है, उसी तरीके से हमें भी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। हमें भी जब हम, आप बच्चों जैसे 10th क्लास में, आप 10वीं कक्षा में हैं, तो अब आप बड़े हो गए हो, आप क्या कर सकते हो, अपने माता पिता का जो काम है उसमें मदद कर सकते हो, क्योंकि अब वे थकते जा रहे हैं, अब उनमें थकान है। तो अब क्या कर सकते हो, आप उनकी मदद कर सकते हो, छोटे मोटे काम के द्वारा ही सही, लेकिन आप उनकी मदद बिल्कुल कर सकते हो। और ये आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, है ना। तो आपको, हमको क्या करना है, उनकी मदद करना है, उनकी जो इच्छा है उसे हमें पूरा करना है। और इसके लिए हमें पहल करना पड़ेगा, इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे कि मुझे मम्मी की मदद करना है और बैठे रहोगे तो मदद होने वाली नहीं है। इसके लिए आपको उठना होगा और उनके काम में हाथ बटाना ही होगा, और तब वो मदद हमारी काम आएगी। तो जैसा हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई करे, कभी कभी जब हम बहुत थक जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ हमें यूं ही मिल जाए। तो अगर हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल रहा है ना, कि माता पिता हमारे लिए कितना कष्ट करते हैं, वे हमारी जीवन की परवाह करते हैं, हर एक चीज़ों की वे पूर्ति करते हैं, है ना। हमने जो कुछ मांगा उन्होंने हमें दिया, कभी कभी समय पे नहीं मिला, बाद में मिला, लेकिन मिला। तो हम देखते हैं कि जब वे हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं तो बच्चे होने के नाते हम उनके काम में हाथ बटा सकते हैं, और जो परिवार की छोटी छोटी खुशियां हैं उसे हम बांट सकते हैं और उन्हें हम खुश कर सकते हैं, उनके जीवन को हम आसान बना सकते हैं। और परिवार की जो समस्या है उसको न बढ़ाते हुए हम उसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं। हम जितना इस एज में, इस उम्र में आप जितनी मदद आप अपने परिवार की कर सकते हैं आपको करना होगा।
है ना। जिस प्रकार जो सिद्धार्थ है उसने एक हंस की जान बचाई, उसने मारा नहीं, तो वैसे ही हमको दूसरों की परवाह करना है। हमको दूसरों की परवाह करते हुए हम किस तरीके से उनकी मदद करें, यह हमको सोचना है और हमको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो हो सकता है हमारा परिवार जो है संयुक्त परिवार, जिसमें चाचा चाची हो सकते हैं या दादा दादी हो सकते हैं या नाना नानी मामा मामी, जो भी है आपके घर में, आपको क्या करना है, उनकी मदद करना है, उनकी सुनना है और एक पारिवारिक जीवन को खुशहाल आपको बनाना है। और इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पहल करना पड़ेगा। आपको निश्चित करना पड़ेगा, जब आपने सोचा है तो उसे पूरा करने की कोशिश भी करना पड़ेगा, क्योंकि कथनी और करने में फ़र्क होता है। हम कहते तो हैं लेकिन करते नहीं, और जब करेंगे नहीं तो उसके परिणाम भी हमको दिखाई नहीं देंगे। तो जब हम सोच रहे हैं या हम कह रहे हैं, हम वादा करते हैं, तो हमको निभाने की आवश्यकता है, और तभी हमारा परिवार खुशहाल बन सकता है। तो ये बहुत सुंदर रीति से 2 संस्मरण में से हमने अभी पहला संस्मरण ही पढ़ा, लेकिन बहुत ही लाभदायक, बहुत ही सीख देने वाला और हमारे जो नैतिक मूल्य है उसमें बढ़ोतरी करने वाला ये संस्मरण है। और इस संस्मरण के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा कि किस तरीके से एक दूसरे की मदद हमको करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हंस दूसरे हंस की मदद करता है। उसमें जो सबसे पहला हंस है, जब वो थक जाता है तो पीछे जाता है, और सबसे पीछे वाला जो है वो आगे आता है, और इस तरीके से आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, इस तरीके से वे करते चले जाते हैं। तो उनको आराम भी मिलता है, उनकी मंजिल भी तय हो जाती है, और यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता कि जो सामने है वो सामने ही रहेगा या जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा। इस तरीके से जो स्वभाव है इनमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हर एक को आगे आने का मौका मिल रहा है। हर हंस, प्रत्येक हंस आगे आता है और अपनी उड़ान को वो पूरी करता है, अपनी जिम्मेदारी को वो पूरी करता है। तो बच्चों, जब आपके सामने कोई जिम्मेदारी आती है तो आपको क्या करना है, उसे पूरा करना है, उसे निभाना है, और उसे आपको निभाने के लिए कोशिश करना होगा। आपको पूरी जिम्मेदारी से कोशिश करना होगा कि आप उसे निभा सको। और इसीलिए जब आपको दिया है सहकारिता ही जीवन है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो आपको सुंदर अक्षरों में अपने विचार लिखना है कि किस तरीके से सहकारिता ही जीवन है। अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हमारे काम सारे बिगड़ जाएंगे, होने वाले काम भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम एक दूसरे की बातों को सह लेते हैं, एक दूसरे का जो विचार है उसको सुन लेते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो क्या होता है, इस सहकार्य के द्वारा जो हम योजना बनाते हैं वो सफल हो सकती है, क्योंकि हमने उसके लिए प्रयत्न किया, उसके लिए हमने कोशिश की। तो ये बहुत ही सुंदर आपका विषय है बच्चों, आपकी अभिव्यक्ति है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत सुंदर रीति से लिखना है। ये जो प्रश्न है अभिव्यक्ति का, कक्षा 10वीं में ये 3 नंबर का होता है, और अगर हम लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। अंक पाने के लिए हमको लिखना है, और हमारे जो नैतिक मूल्य है उसको बढ़ाने के लिए हमको लिखना है। हमारे विचार हम अपनी भाषा में लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। परीक्षा में जब भी आएगा अभिव्यक्ति, तो ये आपकी अभिव्यक्ति है। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं वही आपको लिखना है। तो आप बहुत सुंदर रीति से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान है, आपको लिखना आता है, आप सोच सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसका सुंदर रीति से आपको इसका उत्तर लिखना है। और जब लिखेंगे तो आप संभाल के रखेंगे, और उसमें नई नई बातें अगर आपको याद आती है तो आप लिखते चले जाएंगे, और अब फिर आप देखोगे कि आपने ही कितना सुंदर लिखा। तो इस आलस को दूर करते हुए कि हम बाद में लिखेंगे, आप जैसे ही पाठ पढ़ते हो आपको उसी समय अपने प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपको पढ़ाई के लिए समय देना है, और जो आपने तय किया है कि हम 10वीं में बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, उसे पूरा करने के लिए आपको ही पहल करना होगा। आप एक दूसरे की मदद करेंगे। जब मदद करोगे तो आप देखोगे कि कैसा है, हमने कहावत क्या देखा कि कर भला तो हो भला। अगर आप भलाई करोगे तो आपकी भलाई अपने आप होती जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप बहुत सुंदर रीति से लिखोगे,
और अपने विचार आप लिखोगे। तो इसका अगला संस्मरण हम अगली तासिका में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।